सोचिए आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है एक नए स्मार्टफोन के लिए। कमाल का डिजाइन, शानदार कैमरा, ऐसी बैटरी जो हफ्तों चले। सपना तो बहुत अच्छा है, पर क्या आप उसे ऐसी कीमत पर बना सकते हैं कि लोग उसे खरीदें भी और आपकी कंपनी दिवालिया भी ना हो? यही वो जंग है जो हर कंपनी के अंदर हर प्रोडक्ट के पीछे चलती है। एक क्या बनाना है के सपने और कैसे बनाना है की हकीकत के बीच। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसी खींचतान है जो तय करती है कि कौन सा प्रोडक्ट बाजार का बादशाह बनेगा और कौन सा इतिहास के कूड़ेदान में चला जाएगा। एक तरफ है डिजाइनर और मार्केटर जो चांद तारे तोड़ लाने वाले फीचर चाहते हैं, और दूसरी तरफ है प्रोडक्शन मैनेजर जो पूछते हैं भाई ये बनेगा कैसे और कितने में। बिल्कुल। तो आज हम इसी के दांव पेच समझने वाले हैं। हमारे पास फाउंडेशंस ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट डिसीजन से जुड़े कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है ये पता लगाना कि ये दो दुनियाएं, उत्पाद निर्णय और उत्पादन निर्णय, ये हैं क्या और इनकी जुगलबंदी ही क्यों किसी भी बिजनेस की कामयाबी का असली राज है। और ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये उस हर चीज की कहानी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस सपने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। उत्पाद निर्णय यानी प्रोडक्ट डिसीजन। मोटे तौर पे इसका मतलब है हम क्या बनाने वाले हैं, हमारा प्रोडक्ट दिखेगा कैसा, करेगा क्या, और सबसे जरूरी, ग्राहक उसे खरीदने के लिए क्यों लाइन लगाएंगे। हाँ, और यहाँ सबसे बड़ा शब्द है ग्राहक। सारी कहानी ग्राहक की जरूरत से ही शुरू होती है। एक सीधी सी बात है, अगर आपका बनाया हुआ सामान किसी के काम का ही नहीं तो व्यापार कैसे चलेगा। लेकिन ये सिर्फ इतना कह देना नहीं है कि चलो एक फोन बनाते हैं। इसमें कई परतें हैं और हर परत में एक फैसला छिपा है। जैसे कि पहली चीज जो कोई भी देखता है, उत्पाद का डिजाइन, उसका लुक, उसकी फील। आजकल तो फोन का डिजाइन ही उसकी आधी कहानी कह देता है। स्लिम होना चाहिए, प्रीमियम लगना चाहिए, हाथ में पकड़ते ही मजा आ जाना चाहिए। पर यहीं पर पहली दुविधा शुरू होती है, डिजाइन और फीचर्स के बीच की लड़ाई। आपने कहा कि फोन स्लिम होना चाहिए, जो डिजाइन के लिहाज से बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ये भी कहा कि बैटरी हफ्तों चलनी चाहिए। अब एक बड़ी पावरफुल बैटरी फोन को मोटा और भारी बनाएगी। तो यहीं पर पहला बड़ा फैसला आता है, क्या हम एक खूबसूरत पतला फोन बनाएंगे जिसे दिन में 2 बार चार्ज करना पड़े, या एक थोड़ा मोटा फोन जो 2 दिन आराम से चले। इसी खींचतान को सुलझाना ही असल चुनौती है। वाह, मैंने कभी इस बारे में ऐसे सोचा नहीं था। ये तो एक ट्रेड ऑफ है। आपको एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज थोड़ी छोड़नी पड़ती है। और ये सिर्फ बैटरी की बात नहीं हो गया ना। वाटरप्रूफिंग फोन को थोड़ा मोटा कर सकती है, एक बड़ा कैमरा सेंसर पीछे एक बम्प बना देता है। तो ये उत्पाद की विशेषताएं यानी प्रोडक्ट फीचर्स चुनना तो बहुत मुश्किल काम होगा। ऐसा नहीं लगता कि बस जो अच्छा लगे वो डाल दो? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा है। कई कंपनियां फीचर क्रीप के जाल में फंस जाती हैं। वो सोचते हैं कि जितने ज्यादा फीचर डालेंगे प्रोडक्ट उतना अच्छा बिकेगा। लेकिन नतीजा क्या होता है? एक बहुत ही जटिल, महंगा और कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट जिसे इस्तेमाल करना ही मुश्किल हो। एक अच्छा उत्पाद निर्णय यह तय करना है कि कौन से 2-3 फीचर सच में ग्राहक के लिए गेम चेंजर हैं, और उन्हीं पर ध्यान देना। बाकी सब शोर है। अच्छा, मान लीजिए आपने फोन का डिजाइन और फीचर तय कर लिए, पर बाजार में तो ऐसे 10 और फोन हैं। आपका फोन अलग कैसे दिखेगा? यहीं पर शायद उस फोन के नाम और उसके डब्बे का जादू काम आता है ना, यानी ब्रांडिंग और पैकेजिंग। मुझे याद है मैंने एक बार ऑनलाइन हेडफोन मंगवाए थे जो एक बहुत ही खूबसूरत डब्बे में आए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे हेडफोन से ज्यादा उस डब्बे को खोलने में मजा आया। वो अनुभव ही अलग था। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ब्रांडिंग सिर्फ एक लोगो या नाम नहीं है, वो एक कहानी है, एक भरोसा है। जब आप एक खास ब्रांड का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती है, शायद क्वालिटी की या स्टाइल की या भरोसे की। कंपनियां सालों लगा देती हैं ये भरोसा बनाने में। और पैकेजिंग उसी कहानी का पहला पन्ना है। वो सिर्फ प्रोडक्ट को सुरक्षित नहीं रखती, बल्कि वो ग्राहक को एक अनुभव देती है, जैसा आपने कहा। यह उस ब्रांड के वादे की पहली झलक है। और ये सब हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना? मेरा मतलब है एक प्रोडक्ट जो आज बाजार में नया है वो 5 साल बाद पुराना हो जाता है। इसका भी तो कोई हिसाब किताब रखना पड़ता होगा। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे उत्पाद जीवन चक्र या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। सोचिए, हर प्रोडक्ट की एक जिंदगी होती है। पहला चरण है परिचय, इंट्रोडक्शन।
जब फोन नया नया लॉन्च होता है तब सारी मेहनत लोगों को ये बताने में लगती है कि देखो हम बाजार में कुछ नया लाए हैं। फिर आता है विकास का दौर, ग्रोथ, जब बिक्री तेजी से बढ़ती है। यहाँ कंपनियां नए वेरिएंट्स लाती हैं, नए रंग लाती हैं। तीसरा और सबसे लंबा दौर होता है परिपक्वता का, मैच्योरिटी का। यहाँ बाजार में बहुत मुकाबला होता है और कंपनियां डिस्काउंट और ऑफर देकर अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करती हैं। और आखिर में गिरावट, मतलब जब प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, बिल्कुल गिरावट, डिक्लाइन। ये सबसे मुश्किल दौर है। यहाँ कंपनी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या हम इस प्रोडक्ट को धीरे धीरे बंद कर दें या इसमें कुछ बड़े बदलाव करके इसे एक नया जीवन देने की कोशिश करें? कई क्लासिक प्रोडक्ट्स को इसी तरह से नया रूप देकर वापस लाया गया है। तो ये सिर्फ बनाने और बेचने की कहानी नहीं है, ये प्रोडक्ट को उसके पूरे जीवन काल में संभालने की कहानी है। ठीक है, तो सबकी दुनिया तैयार है। हमारे पास एक शानदार डिजाइन वाला, सही फीचर से लैस, एक मजबूत ब्रांड नेम वाला फोन है और हमें यह भी पता है कि उसकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हमें क्या करना है। अब आता है हकीकत का सामना। क्या हम इसे बना भी सकते हैं? यहीं से उत्पादन निर्णय यानी प्रोडक्शन डिसीजन का खेल शुरू होता है। एकदम, ये पर्दे के पीछे का काम है, लेकिन शो की कामयाबी इसी पर टिकी है। यहाँ सवाल क्या नहीं, कैसे है। कैसे हम इस शानदार फोन को कुशलता से कम लागत में और सही क्वालिटी के साथ बनाएंगे। यहाँ पर जरा सी भी चूक पूरे सपने को चकनाचूर कर सकती है। तो इसमें सबसे पहला बड़ा सवाल क्या होता होगा? शायद ये कि कितने फोन बनाएं, मतलब उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये तो रस्सी पर चलने जैसा होगा। रस्सी पर चलना शायद इससे आसान हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है। सोचिए, एक कंपनी सर्दियों के जैकेट बनाती है। अगर वो गर्मी में बहुत ज्यादा स्टॉक बना ले तो उसका सारा पैसा उन जैकेट्स में फंस जाएगा जो बिक नहीं रही। गोदाम का किराया अलग से लगेगा। और अगर सर्दियों की शुरुआत में ही स्टॉक खत्म हो गया तो वो साल भर की कमाई का मौका गवा देगी। ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। यही इन्वेंट्री मैनेजमेंट का खेल है ना ज्यादा ना कम, डिमांड का सही अनुमान लगाना और सप्लाई को उसके साथ मिलाना। और बनाने के तरीके भी तो अलग अलग होते होंगे। मेरा मतलब है, एक दर्जी जो एक कस्टम मेड सूट बनाता है और एक कार फैक्ट्री जो दिन में हजारों कारें बनाती है, दोनों का काम करने का तरीका तो एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल अलग होता है। और यही अगला बड़ा फैसला है, उत्पादन की विधि चुनना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। पहला है जॉब प्रोडक्शन, जैसा आपने कहा, एक दर्जी जो सिर्फ आपके नाप का एक सूट बना रहा है। यहाँ हर प्रोडक्ट अनोखा होता है। दूसरा है बैच प्रोडक्शन, जैसे एक बेकरी में कुकीज का एक बैच बनता है। एक बार में 100 एक जैसी कुकीज बन गई, फिर अगले बैच में शायद चॉकलेट वाली 100 कुकीज बनेंगी। और तीसरा जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो है मास प्रोडक्शन। एक असेंबली लाइन पर हजारों लाखों एक जैसे फोन या कारें लगातार बनती चली जाती हैं। लेकिन क्या आज के दौर में मास प्रोडक्शन पुराना नहीं हो गया है? अब तो हर कोई कस्टमाइजेशन चाहता है। मुझे मेरी कार मेरे पसंदीदा रंग में चाहिए, मेरे लैपटॉप पर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। क्या बड़ी बड़ी कंपनियां इस वजह से मुश्किल में नहीं है? प्रोडक्शन अभी भी सबसे सस्ता तरीका है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ग्राहक अब पर्सनलाइजेशन चाहते हैं। इसीलिए अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, मास कस्टमाइजेशन। कंपनियां मास प्रोडक्शन की कुशलता को कस्टमाइजेशन के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। जैसे एक कार कंपनी हजारों कारें एक ही असेंबली लाइन पर बनाती है, लेकिन आखिरी चरण में वो ग्राहक को रंग, सीट कवर और म्यूजिक सिस्टम चुनने का विकल्प देती है। ये दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा संगम है। अच्छा, तो आपने ये भी तय कर लिया कि कैसे बनाना है, पर कहाँ बनाना है? प्लांट का स्थान चुनना, लोकेशन ऑफ प्लांट, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि बस कहीं सस्ती जमीन देख लो और फैक्ट्री लगा दो। अगर ऐसा होता तो हर फैक्ट्री एक ही लगा होती, लेकिन ये फैसला किसी कंपनी के सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक असर डालने वाले फैसलों में से एक है। आपको सिर्फ जमीन का रेट नहीं देखना, आपको सोचना है क्या कच्चा माल आसानी से मिलेगा, क्या हमें यहाँ काम करने के लिए स्किल्ड लोग मिलेंगे, क्या यहाँ से बंदरगाह या मुख्य हाईवे पास में है ताकि हम अपना माल आसानी से भेज सकें, क्या यहाँ 24 घंटे बिजली और पानी की सुविधा है। एक गलत जगह चुनने का मतलब है कि आप सालों तक हर दिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन पर लाखों रुपए बर्बाद करते रहेंगे।
और फैक्ट्री के अंदर की दुनिया, मतलब मशीनों को कैसे रखना है, जिसे प्लांट लेआउट कहते हैं, ये भी एक बड़ा फैसला होगा। हाँ, और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। एक अच्छे लेआउट का मतलब है कि कच्चा माल एक तरफ से अंदर आए और बिना किसी रुकावट या बेवजह की आवाजाही के वो एक एक करके हर मशीन से गुजरता हुआ दूसरी तरफ से तैयार माल बनकर बाहर निकले। इसे एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई किचन की तरह समझिए। आप खाना बना रहे हैं तो सब्जियां काटने की जगह सिंक और चूल्हा सब आसपास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको प्याज काटने के बाद हल्दी लेने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़े। एक खराब लेआउट समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद करता है। ये सारे फैसले, मात्रा, तरीका, जगह, लेआउट, इन सब का सिर्फ एक ही मकसद है, लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल, यानी क्वालिटी से समझौता किए बिना कम से कम पैसे में प्रोडक्ट तैयार करना। तो इस सब का क्या मतलब है? हमारे पास दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ प्रोडक्ट टीम है जो सपने देख रही है क्या बनाना है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन टीम है जो हकीकत से जूझ रही है कैसे बनाना है। ये तो ऐसा लगता है जैसे ये दोनों हमेशा लड़ते ही रहते होंगे। और अक्सर ऐसा होता भी है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। कंपनियां इन्हें दो अलग अलग हिस्सों की तरह दिखती हैं, लेकिन असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें जुड़ा होना ही पड़ेगा। कल्पना कीजिए, डिजाइन टीम ने एक शानदार फोन डिजाइन किया है जो पूरी तरह से टाइटेनियम का बना है। ये हुआ उत्पाद निर्णय। लेकिन जब ये डिजाइन प्रोडक्शन टीम के पास जाता है तो वो कहते हैं कि इस मटेरियल के साथ काम करने वाली मशीनें हमारे पास नहीं है, और अगर हम उन्हें खरीदेंगे तो हर फोन की लागत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। ये है उत्पादन निर्णय। तो क्या हुआ? वो बेहतरीन डिजाइन फेल हो गया। बिल्कुल। या इसका उल्टा सोचें, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही कुशल फैक्ट्री है जो बहुत कम लागत में प्लास्टिक के खिलौने बना सकती है। ये उत्पादन निर्णय है। लेकिन बाजार में अब बच्चों को प्लास्टिक के नहीं बल्कि लकड़ी के खिलौने पसंद आ रहे हैं। ये उत्पाद निर्णय है। तो आपकी फैक्ट्री की सारी कुशलता बेकार है, क्योंकि आप एक ऐसा सामान बना रहे हैं जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता। वो भी फेल हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे सफल कंपनियां वो हैं जहां ये दोनों टीमें मिलकर काम करती हैं। ये एक लगातार चलने वाली बातचीत है। डिजाइनर कुछ बनाने से पहले प्रोडक्शन टीम से पूछता है, क्या ये बन सकता है? क्या ये हमारी लागत के अंदर बन सकता है? और प्रोडक्शन टीम नए तरीके खोजती है ताकि डिजाइनर के विजन को हकीकत में बदला जा सके। ये एक फीडबैक लूप है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया आती है कि फोन की बैटरी लाइफ खराब है। ये बात प्रोडक्ट टीम तक पहुंचती है। वो डिजाइन में बदलाव करके एक बड़ी बैटरी लगाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये फैसला तुरंत प्रोडक्शन टीम को बताया जाता है ताकि वो ये देख सकें कि क्या इसके लिए फोन का ढांचा बदलना पड़ेगा या असेंबली लाइन में कोई बदलाव करना पड़ेगा। सफलता इसी तालमेल में है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हर प्रोडक्ट के पीछे दो सवाल हैं। पहला, क्या बनाना है? ये सवाल ग्राहक पर, बाजार पर और सपने देखने पर केंद्रित है। इसमें डिजाइन, फीचर और ब्रांडिंग की कला है। और दूसरे सवाल है कैसे बनाना है। ये सवाल कुशलता पर, लागत पर और हकीकत पर केंद्रित है। इसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और ऑप्टिमाइजेशन का विज्ञान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक सफल बिजनेस वही है जो इन दोनों में महारत हासिल कर ले, यानी एक ऐसा उत्पाद बनाएं जिसे लोग चाहते हैं और उसे इस तरह से बनाएं कि वो कंपनी के लिए भी फायदेमंद हो। या तो किसी रिश्ते की तरह, दोनों को एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, समझना पड़ता है, तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। और यह हमें सोचने के लिए एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। हमारी पूरी बातचीत कंपनी के नजरिए से हुई है, लेकिन आज का ग्राहक बदल रहा है। अब लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट क्या है, वो ये भी पूछने लगे हैं कि ये कैसे और कहाँ बना है। क्या इसे बनाने में किसी बच्चे से काम तो नहीं करवाया गया? क्या इसे बनाने वाली फैक्ट्री पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? तो क्या ये जो उत्पादन निर्णय और उत्पाद की विशेषता के बीच की रेखा है, अब धुंधली नहीं हो रही? क्या एक टिकाऊ, एक सस्टेनेबल और नैतिक सप्लाई चेन अब अपने आप में प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा, उसकी एक विशेषता नहीं बन गई है?